सो लेट्स स्टार्ट टुडे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है, अगर इन सिंपल वर्ड्स अगर बात करें तो किसी चीज का, किसी लाइट का बिखरना, स्प्रेड होना चारों तरफ, है ना। दिस इज द बेसिक मीनिंग। अगर मतलब सबसे सिंपलेस्ट वे में समझे तो लाइट का स्प्रेड होना, बिखरना, इसका मतलब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये होगा कैसे, उस पूरे प्रोसेस को मिला करके हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई लाइट, जनरली हम कौन सी लाइट की बात करते हैं? व्हाइट लाइट की, चाहे वो ट्यूबलाइट वाली लाइट हो या सनलाइट की हो। और सबसे नेचुरल कौन सी लाइट हमें देखने को मिलती है? जनरली बीम ऑफ लाइट किसकी ज्यादा डेंस होती है? सन की। तो सनलाइट की इसलिए जनरली बात की जाती है कि जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है गैसेस का, डस्ट पार्टिकल का, है ना, बहुत सारी चीजों का। जैसे इस एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है, स्मोक है, डस्ट है, ठीक है। तो और एयर मॉलिक्यूल्स हैं। एयर मॉलिक्यूल्स फर्दर खुद एयर किससे मिलकर के बनी हुई है? सो मेनी गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अदर गैसेस। तो ये सारी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में। तो हर एक इन सभी की कुछ ना कुछ साइज होगी, ठीक है। तो कंपैरेटिवली जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, आप या ये ऐसे समझ सकते हैं, जो चीज हमें दिख रही है उनकी साइज, जो लाइट की वेवलेंथ है, जो भी व्हाइट लाइट आती है, सनलाइट है, उसको हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। अब बार बार सनलाइट या व्हाइट लाइट की जगह क्या वर्ड यूज कर लेंगे? बीम ऑफ लाइट। तो जो भी बीम ऑफ लाइट है उसकी जो वेवलेंथ होती है, 7 कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट के अंदर, तो इन 7 कलर्स के वेवलेंथ से हम कंपैरिजन करते हैं साइज ऑफ अदर पार्टिकल्स, ठीक है। कैसे करोगे? मान लीजिए जैसे अगर मैंने बना दिया कि ये ब्लू है, तो इसकी साइज कैसे समझ सकते हो माइंड के अंदर? कि ये देखिए, ये मैंने एक पार्टिकल बनाया, मान लीजिए, तो ये जो वेव बनाई मैंने, तो ये बना दी वेवलेंथ किसके लिए? ब्लू के लिए। तो हम बोलेंगे कि ये साइज, ये पूरा जो स्क्वायर बनाया, ये ब्लू कलर की वेवलेंथ के बराबर का है। इसी तरह से इससे बड़ी वेवलेंथ होती है, मान लीजिए ग्रीन की, ठीक है, मान लीजिए नहीं होती है। तो ग्रीन का जब आप साइज बताने की कोशिश करोगे तो माइंड में ऐसे समझना है कि ये साइज होगी, ठीक है, ग्रीन की। तो इस तरीके से क्या होता है, जो 7 कलर्स हैं, इन 7 कलर्स में सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की, या सबसे शॉर्ट तो वॉयलेट की, इंडिगो, ब्लू और विबग्योर में इसी प्रोसेस के अंदर। तो सबसे शॉर्टेस्ट होती है कौन सी वेवलेंथ? वॉयलेट। और सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होती है? रेड कलर की। तो उनकी साइज ये रही। अब होता क्या है, और इनसे मिलकर के, इन सभी से मिलकर के एक सिंगल लाइट, बीम ऑफ लाइट बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं सनलाइट, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स, अभी अभी हमने बोले कि बहुत सारी चीजों से मिलकर के बनाया। डस्ट पार्टिकल भी है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी है, एयर मॉलिक्यूल्स भी है, फॉग भी है। तो इनमें से वो सभी पार्टिकल्स जिनकी साइज व्हाइट लाइट की साइज से, बोले तो इनकी वेवलेंथ के बराबर या इनसे कम होगी, वो सभी पार्टिकल अपने ऊपर गिरने पर, लाइट जब इनके ऊपर फॉल होगी, तो वो इस लाइट को चारों तरफ स्प्रेड करा देते हैं, स्कैटर करवा देते हैं, बिखेर देते हैं। तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं क्या? स्कैटरिंग। फिर से, whenever a beam of light falls on such particles like dust particle, air molecules, tiny droplets of water, then these particles scatters the light or spreads the light in all random direction. This phenomenon of spreading of light in all direction after hitting on these particles is known as scattering of light, ठीक है। अभी आपके लेवल पे ये बहुत कम रहता है, लेकिन मैं इसको बहुत प्रॉपर्ली अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं, समझिएगा। तो इसी के अंदर आपने ग्रेड 9 के अंदर भी पढ़ा था टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक वाइट, मतलब एक ग्लास लेते हैं, है ना, इसके अंदर वाटर फिल कर देते हैं, फिर यहां से हम एक लेजर बीम लेते हैं रेड कलर की। तो जब इसको यहाँ से बिल्कुल क्लीन वाटर से पास करवाते हैं और एक यहाँ पे कार्डबोर्ड रख देते हैं ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का, तो हमें कोई
अलग से, मतलब ये इसका पाथ नजर नहीं आता, किसमें से, ग्लास में से पाथ होती हुई रेड कलर नजर नहीं आती, बाहर आपको दिख रही है, ये बाहर रेड दिख रहा होगा, रेड बीम दिख रही होगी किसकी, लेजर की, लेकिन ग्लास से पास होते हुए नजर नहीं आती। इसको चेक करने के लिए आप क्या करते हो, इसमें कुछ सैंड पार्टिकल्स डाल देते हो, तो ये जो मिक्सचर होता है, जो पहले होमोजीनियस मिक्सचर था, बोले तो एक सिंगल प्रोडक्ट था, सिंगल कौन, वाटर था, उसमें आपने इंप्योरिटीज ऐड कर दी, तो ये बन गया कॉलोइडल सॉल्यूशन। अब होगा क्या, ये डस्ट पार्टिकल सैंड पार्टिकल से टकराने के बाद यहां पर जहां जहां पर ये बीम, रेड बीम टकराई, वो यहां से चारों हर डायरेक्शन के अंदर रेंडमली स्प्रेड हो गई। तो अब आप यहां सामने खड़े हो, तो ये जो स्प्रेड होकर के आपकी आईज में आ रही है, तो आपको यहां पर इसका पाथ दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इफेक्ट किसका है, टिंडल इफेक्ट का। टिंडल इफेक्ट सबसे पहले जो बताया, क्योंकि साइंटिस्ट टिंडल ने बताया था, तो इसीलिए इसको नाम दे रखा है टिंडल इफेक्ट। और उसने किस बेस पे बताया, कुछ ऑब्जर्वेशंस पे। ऑब्जर्वेशंस क्या थी, जैसे हमने देखा है कि जब हम फॉरेस्ट में कहीं पे पिकनिक वगैरह के लिए जाए, या कोई फॉरेस्ट होता है, या आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं और ऊपर से सन की जो बीम आती है, सन की लाइट जो आती है, वो फॉरेस्ट के बीच बीच में से बहुत छोटे छोटे स्पेस जो होते हैं उसमें से निकल के आती, तो एक अच्छी खासी आपको इस तरीके से पूरी एक लाइट नजर आती है, जिसके अंदर आपको डस्ट पार्टिकल भी तैरते हुए नजर आते हैं। ये ठीक वैसे है जैसे घर के अंदर हमारा कोई रोशनदान होता है, वेंटिलेशन वाला पार्ट होता है, जहां से सनलाइट आ सकती है, या स्मॉल होल्स हो जिनसे सनलाइट आ रही है, तो वो एक अच्छी खासी आपको एक बीम दिखाई देगी, जिसके अंदर यहाँ पे डस्ट पार्टिकल तैरते हुए, फ्लोट करते हुए, फ्लक्चुएट करते हुए, फ्लिकर करते हुए नजर आएंगे। और ये पूरी की पूरी आपको यहां पर क्या नजर आएगी, एक व्हाइट लाइट की बीम कंप्लीटली। ये है क्या, टिंडल इफेक्ट। और ये टिंडल इफेक्ट और कुछ नहीं, ये स्कैटरिंग ही है। स्कैटरिंग कैसे है यहां पर, कि जब सनलाइट किसी होल से पास हो रही है, स्मॉल होल, स्मॉल वेंटिलेशन इस तरह के, या डेंस फॉरेस्ट के किसी कैनोपी से पास हो रही है, तो जब ये व्हाइट लाइट आती है, तो यहां पर जब ये किसी होल से पास होगी, तो यहां पर चारों तरफ बहुत छोटे छोटे टाइनी टाइनी डस्ट पार्टिकल्स हर जगह पे फ्लोट कर रहे हैं, सब जगह पर। अब ये जिस जगह से पास हो रही है, उस जगह पर ये देखिए, यहां बीच बीच में ये लाइट क्या होगी, इन पार्टिकल से हिट होती जाएगी। हिट होते ही ये डस्ट पार्टिकल टकराते ही या तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, या ये ऐसा कुछ होगा कि ये लाइट आ रही है, देखिएगा थोड़ा सा, ये लाइट आई और टकरा करके इधर चली गई, लाइट आई इधर, टकरा के इधर चली गई, टकरा के इधर चली गई। तो आप सोचिए कि कोई चीज जैसे बॉल को हम फेंके और यहाँ पे एक ये पिलर लगा दिया, तो ये जिस जगह पे टकराएगी उससे रैंडम डायरेक्शन में चली जाएगी। कुछ इसी तरह का प्रोसेस हो रहा है। लाइट इस पार्टिकल से टकराई, इधर चली गई, लाइट इस पार्टिकल से टकराई, इधर चली गई, इधर चली गई, कहीं पे भी रैंडम डायरेक्शन में। अब आप जिस डायरेक्शन में होगा, ये ऐसे हर पार्टिकल्स के से स्कैटर होकर के जा रही है, तो हम इसको शो कैसे करते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग, कि ये देखिए ये स्कैटर होगी हर जगह पर, रैंडम ऑल डायरेक्शंस के अंदर। अब होगा क्या, आप यहां नहीं खड़े हो, आप यहां नहीं हो, आप सामने से पूरी बीम को देख रहे हो ना, जैसे भी मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूं, ये लाइट आ रही, तो यहां पर आपके आईज में जो रेज होंगी वही चीज दिख पाएंगी। तो आप सोचो, आपको ये पूरी रे दिख रही है और आप यहां खड़े हो, तो इसका मतलब यहां से लाइट आपकी आंखों में एंटर करनी चाहिए, तभी आप ये चीज दिख रही है, इसका मतलब यहां से कुछ लाइट आपकी आंखों में आएगी। तो ये कौन सी लाइट आ रही है, हम नॉर्मल देखते हैं तो नॉर्मली क्यों नहीं दिख रही है हमें, क्योंकि वहां स्कैटर नहीं हो रहा है। इस जगह से डेंस लाइट आकर के जब रैंडम डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गई, तो ये जो लाइट यहां से हर जगह से टकरा टकरा करके आई, और आप जब यहां से देखेंगे तो आपको पूरा पाथ विजिबल होगा। इस फेनोमेनन को बोल रहे हैं हम क्या, टिंडल इफेक्ट। एंड टिंडल इफेक्ट इज नथिंग बट द मेन प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यह है स्कैटरिंग का बेसिक मीनिंग। ठीक है, स्कैटरिंग का मतलब कितनों को समझ में आया कि क्या होता है स्कैटरिंग। अब देखिए, इसको थोड़ा जब हम इसके बेस पर बहुत सारे फेनोमेनन हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, व्हाई सन अपीयर्स reddish during sunrise and sunset, why does color of ocean appears
blue or somehow green certain times. So why the sky is blue? So these phenomenon these phenomenon can be explained based on scattering of light. अब मैं इसको थोड़ा सा अप लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो जनरली 12th के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो कोशिश कीजिएगा, नहीं आया तो ये फेनोमेनन तो समझ में आएगा कि लाइट टकराएगी, टकराने के बाद स्कैटर होगी। अब इस स्कैटरिंग के अंदर क्या होता है कि साइज ऑफ पार्टिकल बहुत मैटर करती है। साइज ऑफ पार्टिकल का मतलब है हम साइज ऑफ पार्टिकल को कंपेयर करने वाले इन 7 कलर्स से जो व्हाइट लाइट में कंटेंट है। कौन कौन से? विबग्योर वाले। तो इनकी हर एक की विबग्योर की एक वेवलेंथ होगी, उसको मैं आपको एक डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश कर रहा हूं। तो समझिए कि मान लीजिए कि ये है V, ठीक है, विबग्योर का V, ठीक है, फिर इससे बड़ी लेंथ होगी इंडिगो की वेवलेंथ होगी, ये मैंने बना दी, ये इससे थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वेवलेंथ होगी किसकी? ब्लू की, तो ये ब्लू की बना दी साहब, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। फिर ग्रीन, ये ग्रीन बना दिया। फिर येलो, सो VIVGY, ये साइज वाइज बड़ा हो गया। O, ये ऑरेंज का बना दिया, इससे थोड़ा सा बड़ा। और लास्ट में रेड, ठीक है, ये समझने के लिए हमारे। सो 7 कलर्स की मैंने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उनकी साइज स्फेरिकल शेप में आपको बता दी। अब इनको हम कंपेयर करने वाले हैं किससे? जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी पार्टिकल है उनकी साइज से। तो अब आप समझिएगा कि जो डस्ट पार्टिकल है वो हमें विजिबल होते हैं, जनरली क्लीनिंग करते हैं डस्ट पार्टिकल दिखते हैं, उनकी साइज है काफी बड़ी, और उनकी साइज ऑलमोस्ट रेड जितनी या उनसे थोड़ी सी बड़ी होती है। तो आप सोचिए कि अगर मैं बोल दूं कि डस्ट पार्टिकल, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, जो हमें, आप ये ऐसा समझ लीजिए कि जो आपको दिख पा रही है ऑलमोस्ट, वो सभी की सभी रेड कलर के बराबर या उससे थोड़ी बड़ी हैं, उन सभी की साइज। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जिनके थ्रू स्कैटरिंग होनी है। तो इसमें 2 तरह से स्कैटरिंग होने वाली है। एक, कुछ ऐसे पार्टिकल्स जिनकी वेवलेंथ किससे भी ग्रेटर है, रेड कलर की वेवलेंथ से भी ग्रेटर या उसके इक्वल है, ठीक है। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी वेवलेंथ ऑलमोस्ट यहीं तक के बराबर है, बोले तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। तो ये मैंने बोल दिया यहां पर, ये कौन? जनरली जो एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देते, ये पार्टिकल्स तो फिर भी दिखाई दे जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट दिखाई दे जाती है, डस्ट पार्टिकल दिखाई दे जाते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स लाइक, जिसमें अगर मैं बात कर दूं ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये इतने टाइनी है कि इनकी जो साइज है, इनकी साइज ऑलमोस्ट, इनकी जो वेवलेंथ या इनकी जो साइज है, वेवलेंथ बोल दो या साइज बोल दो, साइज इज मच लेस देन टू रेड, और ये साइज ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू ब्लू कलर की वेवलेंथ के बराबर। इनकी साइज किसके बराबर है? लगभग ब्लू तक के इक्वल है। तो साइज का मतलब ये हो गया कि अगर मुझे इसका डस्ट पार्टिकल का डायग्राम अगर मैं कंपैरेटिवली शो करूं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये मैंने बना दिया डस्ट पार्टिकल, है ना, होता छोटा है, हम यहां पर जैसे इनसे कंपेयर करना चाह रहे तो ये बना दिया। और एयर मॉलिक्यूल्स किस साइज के बनाने पड़ेंगे अब मुझे? एयर मॉलिक्यूल्स इस साइज के, ठीक है, ये एयर मॉलिक्यूल्स इस साइज के, ठीक। ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेस समझने के लिए आपको मैं विजुअलाइज करवा रहा हूं कि कैसे सिचुएशन होगी, ठीक है।
अब हो सकता है इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल इनसे थोड़े बड़े हो, रेड से थोड़े छोटे हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने बना दिया। अब होता क्या है इसमें कि जब लाइट किसी भी इनमें से किसी भी पार्टिकल पर हिट होगी तो सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल हैं वो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, यानी कि उस पूरी लाइट को अपने अंदर लेने की, कंटेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो लाइट जिस साइज जो साइज है वो इसमें फिट बैठता है तो उसकी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करते ही ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। सोचिए कि कोई चीज है जो ऑलमोस्ट न्यूट्रल थी या जो भी उसकी एनर्जी थी, और अचानक से आपने उसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी, तो क्या होगा, वो अचानक से इतनी ज्यादा एनर्जी उसके पास आ जाएगी, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। वो जैसे ही एनर्जी इसमें फिल होगी वो एक्साइट होकर वाइब्रेट करेगा और इस एनर्जी को फिर से बर्स्ट कर देगा रैंडम डायरेक्शन में। तो जो लाइट एनर्जी, लाइट की बीम अभी सिर्फ एक डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लेकर ट्रैवल कर रही थी, वो जैसे ही इस पे हिट हुई इसने इसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके जैसे बम फटता है ना पटाखे वाला, तो वैसे इसने एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके इतना एक्साइट हुआ कि बर्स्ट हो गया। बर्स्ट होते ही उस लाइट की एनर्जी को, यानी कि उस लाइट को किस डायरेक्शन में, रैंडम ऑल डायरेक्शन के अंदर इसने यहां से क्या कर दिया, स्कैटर करवा दिया, सभी जगह स्प्रेड करवा दिया। अब सोचो इसके अंदर जो लाइट आएगी वो कौन कौन सी आ सकती है। अगर मैं पूछूं ये साइज इसमें आ सकती है क्या, बिल्कुल आ सकती है, यानी कि वॉयलेट कलर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, इंडिगो को कर सकता है, कर सकता है। जब हमने ये साइज इससे थोड़ी बड़ी है, इसके बराबर है, तो इसमें सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक, एक रीजन अभी मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अगर मैं यहां की सिचुएशन की बात करूं तो ये साइज मैंने किस ऑर्डर की बना रखी है, इस ऑर्डर की, इससे थोड़ी बड़ी या इसके बराबर, ग्रीन से छोटी। तो इसके अंदर कौन कौन सी साइज आ सकती है, वॉयलेट वाली आ सकती है, इंडिगो वाली आ सकती है, ब्लू वाली आ सकती है। तो इसका मतलब जब, अब लेकिन अगर मैं पूछूं रेड आएगी क्या, तो देखिए ये लाइट आई, इसमें 7 कलर थे, 7 कलर थे, उसमें से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू इसके अंदर रुक गए, लेकिन जो रेड कलर है वो देखिए, रेड कलर इससे बड़ा है, तो रेड कलर को नहीं रोक पाया। ये डायग्राम मैं नीचे बनाता हूं, इसमें से अगर रेड कलर आ रहा होगा तो कैसे आ रहा होगा, देखिएगा ये रेड कलर की वेवलेंथ कुछ इस तरीके से चल रही है, ये इस तरीके से। अब इसके बीच में जब ये इतना सा पार्टिकल आ भी जाएगा तो ये इसकी पूरी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, और लाइट देखो बाहर निकल चुकी है, तो ये इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो रेड कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, ठीक इसी तरह से ना ये ऑरेंज कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, ना वायलेट को, ना ग्रीन को। ये किस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, देखिए ये देखिए, ये पूरी एनर्जी इसके अंदर कौन सी वाली, एक वेवलेंथ की बात करें तो किसके आ चुके हैं, अगर ये वॉयलेट या इंडिगो है तो वी आई और बी, इसी तरह से तो वी आई और बी की एनर्जी को पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ये एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब हुई, ये चारों तरफ इसकी एनर्जी को स्कैटर कर देगा। अब आप जिस डायरेक्शन के अंदर होंगे उस डायरेक्शन में ये कलर्स फैले हुए होंगे। अब मान लो लाइट जा रही है ऐसी और आप इसके सामने यहां पे खड़े हुए, तो आपको, और बाकी की लाइट भी चल रही थी इसके अंदर, बाकी की लाइट ऐसे चल रही थी, वो इसमें से स्कैटर हो नहीं पाई क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब कर नहीं पाई। तो स्कैटर सिर्फ कौन कौन सी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। तो आप जो देखोगे वो आपको बेसिकली ये कलर कॉम्बिनेशन नजर आएगा। कब, जब लाइट स्मॉल पार्टिकल से पास होगी। सो व्हेनेवर द बीम ऑफ लाइट strikes through the particles having size less than or almost equal to violet, indigo, blue, then that means shorter wavelength light, then it will absorb their energy and re-radiate in all random direction, and hence we would be able to see those scattered color which are being scattered by the small size particles. So whenever a beam of light will hit through a small tiny particles whose size is even nearly equal to the or smaller than the shorter wavelengths,
then it will absorb only such lights whose wavelengths are order of such tiny particles. These tiny particles or air molecules will absorb their energy and re-radiate in all direction after become excited, and hence we will be able to see the colors of only those shorter wavelength light color, that is violet, indigo, blue. Done. अब इस बेस पर ये हो गया बेसिक किसी भी चीज का ब्लू कलर कब दिखने वाला है। अब ब्लू कलर जिसका होता है वो इसलिए दिख रहा है, ये एक रीजन है, सनलाइट के कारण कोई चीज दिख रही है और वो ब्लू दिख रही है तो वो इस वजह से दिखती है। दैट्स द रीजन व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू। स्काई अपीयर ब्लू क्यों हो रहा है कि अब देखो आप सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट हो गई, सनलाइट में 7 कलर्स हैं, तो जब वो ट्रैवल करती है तो 7 कलर ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें से जब ये एयर मॉलिक्यूल वाले पार्टिकल से हिट होगी तो एयर मॉलिक्यूल वाले पार्टिकल सिर्फ ब्लू कलर तक की वेवलेंथ वाले कलर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे और उनको सभी रैंडम डायरेक्शन में री-रेडिएट कर देंगे। आपकी बुक्स में क्या लाइन लिखी हुई मिलेगी? whenever the beam of light hit the tiny air molecules, then they will scatter only the shorter wavelength of light in all direction, and hence since the shorter wavelength color are of the order of for violet, indigo, blue, that's why we will be able to see the sky as blue. अब सोचो ये लाइट है, सनलाइट इधर चल रही है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे हमारा स्काई है और आप यहाँ पर यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो सनलाइट यहाँ से आ रही है ये ऐसे, और यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर वाले पार्टिकल्स हैं जिसमें से हम टाइनी एयर्स की बात कर रहे हैं। तो जो एयर मॉलिक्यूल है उसने चारों तरफ कौन से कलर बिखेर दिए? कौन से कलर? ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ब्लू, है ना। अब आपको जो ये स्कैटर आप जब ऊपर देखोगे तो ये लाइट तो सीधी जा चुकी है, ये लाइट तो आपकी आंखों में आ नहीं रही है। आपकी आंखों में जो बाहर इस सनलाइट के बियॉन्ड जो देख रहे हो, इस बीम के चारों तरफ जो देख रहे हो, वहां कौन सा कलर बिखरा पड़ा है? ब्लू। तो आपको स्काई कैसा नजर आने वाला है? ब्लू। दैट्स द रीजन कि पानी, ओशियन का पानी बहुत सी बार ब्लू या बहुत सी बार ग्रीन क्यों नजर आने वाला? रीजन कौन से साइज के पार्टिकल्स से लाइट हिट हो रही है। अब सोचो सरफेस ऑफ वाटर है, ओशियन काफी लार्ज एरिया है, सनलाइट उस पर गिर रही है, पार्टिकल सस्पेंडेड है, डस्ट पार्टिकल वगैरह कुछ भी पार्टिकल्स उसमें वाटर के अंदर सस्पेंडेड हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इजीली स्कैटर होने के लिए कौन सा कलर है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो इस वजह से या उसके पास में ग्रीन। तो इस साइज के पार्टिकल क्योंकि वाटर के साथ मिक्स हुए हुए होते हैं सरफेस पर, तो जब सनलाइट उसमें आएगी तो चारों तरफ इस पानी पर जो भी पार्टिकल हैं वो इस साइज के हैं, मैक्सिमम इस साइज के, कहीं कहीं पर इस साइज के भी। तो जब ये लाइट आएगी तो ये लाइट चारों तरफ बिखर जाएगी और आप यहाँ सरफेस पे, लैंड पे खड़े हो, आपको लाइट ये वाली स्कैटर्ड लाइट दिखेगी चारों तरफ जो स्कैटर हो रही है। तो आपको सरफेस ऑफ वाटर कैसा नजर आएगा? लार्ज एरिया में इसकी स्प्रेडिंग हो गई तो ये कलर कैसा नजर आएगा इतने लार्ज एरिया में? अच्छा, ऐसा नहीं है पूरी ब्लू लाइट निकल रही है, एक कंटेंट और है, स्पेशल चीज। ऐसा नहीं होता है कि इसमें से मान लीजिए 100% लाइट हर एक की मान ले कि 100% वॉयलेट है, 100% इंडिगो है, हर एक की अगर 100% अमाउंट ले लें तो इनका कुछ ही पोर्शन स्कैटर होता है। फॉर एग्जांपल 10% टू 20% के आसपास। तो पूरी की पूरी ऐसा नहीं कि इसमें से लाइट में से, व्हाइट लाइट में से ब्लू कलर पूरा निकल गया, निकला नहीं है, केवल स्कैटर हुआ है ऑल डायरेक्शन में, और वो भी इतना ही अमाउंट। रिमेनिंग कलर लाइट के साथ चल रहा है। इसलिए आप सन की तरफ तुरंत देख लोगे, इधर तो देख रहा हूं मैं ऐसे ऊपर स्काई तो दिख रहा है ब्लू, और मैंने ऐसे अपनी गर्दन घुमा ली सन की तरफ, सन की लाइट मुझे दिख रही है व्हाइट। रीजन, सन की जो लाइट आ रही है उसमें सारे कलर हैं, 10 to 20% ही कम हुआ है, तो उससे व्हाइट लाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जो व्हाइट लाइट में से जो थोड़ा बहुत कंटेंट चारों तरफ बिखर गया, वो सिर्फ इसी अमाउंट का बिखर पाया, स्प्रेड हो पाया। इसलिए हम जो स्काई को देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं
तो वो चारों तरफ इतने लार्ज एरिया में केवल एक ही टाइप के कलर कॉम्बिनेशंस की स्प्रेडिंग हुई है, तो हमको इन जनरल वो ब्लू दिखाई देता है। कोई कहेगा तो सर इस हिसाब से तो वॉयलेट दिखाई देना चाहिए, ये आपके जनरली बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, वो भी समझ लो कि 10th ग्रेड पर नहीं दे रखा है ना, 12th ग्रेड पे तो रहता है। हमारी जो आईज है इनके अंदर दो तरह की सेल्स होते हैं, एक कोन सेल्स और एक सिलेंड्रिकल सेल्स। उनमें से जो सेल्स होते हैं एक कलर की डिटेक्शन का काम करते हैं और एक ब्लैक एंड व्हाइट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो जो सेल्स होते हैं हमारी आईज के, दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स ब्लू कलर एज कंपेयर टू वॉयलेट एंड इंडिगो। तो जो सेंसिटिव कलर है हमारी आईज का वो कौन है? ब्लू, इन तीनों में। इस वजह से फैले तीनों कलर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेंस इजीली कौन सा हो जाएगा? ब्लू। सो स्काई अपीयर्स ब्लू। जो वाटर सरफेस है ओशंस की लार्ज एरिया में 10-20% ही लाइट बिखरी, लेकिन इतनी बड़े एरिया में बिखरी है कि आपको वो ओवरऑल कैसा दिखाई देगा? ब्लू। कहीं पे ग्रीन, हल्का सा ग्रीनिश दिखाई देगा, दैट्स द रीजन। अब सन कैसे रेड होता है वो भी अभी उसकी चर्चा करते हैं। पहले तो बताओ यहां तक कितनों को समझ में आ गया? तो देखिए अब यहां पर, अब सन ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट व्हाई द सन अपीयर्स रेडिश। तो होता क्या है, जब सनराइज की बात करेंगे हम, सनराइज और सनसेट, तो सनराइज और सनसेट हॉरिजन और ड्यूरिंग द डे टाइम वही बिल्कुल उसकी जो बीम है वो व्हाइट क्यों दिखाई देती है या सन व्हाइट क्यों दिखाई देता है? तो देखिए ये अर्थ का हॉरिजन है, इसके कंपैरिजन में सन यहां पर है, और अर्थ के रेस्पेक्ट में जो इसका पाथ होता है वो कुछ इस तरह से इलिप्टिकल, आपको पता ही है कि इस तरीके से रहता है। तो जब सन यहाँ है, अर्थ यहाँ पे हॉरिजेंटल के हिसाब से, और जब अर्थ मूव करते करते दिन में यहाँ पे आ जाएगी, मान लीजिए, है ना, ये तो खैर वो 365 डेज वाला आ रहा है, लेकिन जब सन राइज की बात कर रहे हैं तो सन हॉरिजन से जब यहाँ पर आता है तो अर्थ के काफी ये जो डिस्टेंस होती है वो शॉर्ट होती है, और हॉरिजेंटल सरफेस से ये डिस्टेंस काफी लार्ज होती है। अब होगा क्या, ये देखिए ये सन बना दिया मैंने हॉरिजेंटल लेवल के आसपास, यानी कि ड्यूरिंग द सनराइज, सनराइज पे भी यही होगा, सनसेट पे भी यही होगा। अब इसके साथ सारी लाइट आ रही है, कौन कौन सी आ रही है? ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू भी आ रही है, और इनसे बड़ी वाली भी आ रही है। अब यहां पर है फिर से एटमॉस्फेयर के टाइनी एयर मॉलिक्यूल्स। जिन टाइनी एयर मॉलिक्यूल्स की बात करी, उन टाइनी एयर मॉलिक्यूल्स ने वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू को एब्जॉर्ब करके फिर से स्कैटर करा दिया सभी डायरेक्शन में, स्कैटर करा दिया सभी डायरेक्शन में, और आप हैं यहां पर, ठीक है। सो मैक्सिमम पोर्शन इस लाइट का लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण बहुत दूर से लाइट आ रही है, तो हर बार इसमें से लाइट निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। इस केवल मॉर्निंग के इस टाइम पर या इवनिंग के इस टाइम पर मैक्सिमम ब्लू कलर तक के कंटेंट निकल चुके हैं, स्प्रेड हो चुके हैं, स्प्रेड हो चुके हैं। इसका मतलब 30-40% तक निकल चुके हैं, या 30% भी मान लीजिए। तो इसमें डोमिनेंट कलर कौन बच रहे हैं? डोमिनेंट कलर जो बिल्कुल ही स्कैटर नहीं हो पाए, वॉयलेट, ऑरेंज, रेड, और रेड तो बिल्कुल ही नहीं होगा, येलो थोड़ा बहुत हो जाए। रेड 100% अमाउंट में चल रहा है, ऑरेंज 90% अमाउंट में चल रहा है, और ये अराउंड 60-30% अमाउंट में चल रहे हैं। तो अब आप सोचिए, आपके पास जब ये सनलाइट आएगी, आपकी आंखों में एंटर करेगी, तो आपको 100% रेड का कंटेंट दिखेगा, अराउंड 90% 95% ऑरेंज दिखेगा, ठीक है, 70% 80% येलो दिखेगा, और 70-60% आपको वो रहेंगे। लेकिन क्योंकि इनकी डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, तो आपको जो एक्चुअल में दिख रहा होगा सन, वो कैसा दिख रहा होगा? रेडिश ऑरेंज, क्योंकि मैक्सिमम लाइट क्या हो चुकी है? चारों तरफ स्कैटर हो चुकी है। यस सर। ठीक, लेकिन जब यही सन ड्यूरिंग द डे टाइम यहां आ चुका होगा, तो यहां आने में इसको टाइम बहुत कम लग रहा है, छोटी डिस्टेंस ही ट्रेवल करनी, तो उससे पहले कि ये लाइट स्कैटर हो पाती, उससे पहले ही हमारी आईज में आ जाएगी, और हमारी आईज में 7 कलर्स एक साथ एंटर करेंगे, और 7 कलर्स मिलकर के हमेशा कौन सी लाइट देते हैं? व्हाइट लाइट। तो इसलिए हमें सन ड्यूरिंग द डे टाइम लेस डिस्टेंस होने के कारण इसमें स्कैटरिंग
ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ उतनी जल्दी नहीं हो पाएगी ज्यादा अमाउंट में, इस वजह से all 7 color will reach very quickly to our eyes and hence we'll be able to see the shiny bright white sun. While since the light has to travel very large distance, so maximum scattering of violet, indigo, blue will occur here, and because of this scattering the remaining color density having orange, yellow, orange, red will be entering our eyes and hence we'll be able to see the color of sun during sunrise and sunset as reddish orange. ठीक है, how many of you understood it properly? ठीक यही रीजन होता है क्लाउड्स व्हाइट क्यों दिखते हैं। और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, अगर मान लीजिए कोई पूछता कि भाई एटमॉस्फेयर नहीं है तो क्या होगा, तो एटमॉस्फेयर का मतलब है ना डस्ट पार्टिकल है ना एयर मॉलिक्यूल से कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो आप सोचो ये तो है हमारा स्काई, ठीक है, और यहां से आ रही है सनलाइट। अब जब सनलाइट आ रही है और ये ऐसे सीधी जा रही है, ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम, और आप यहां हो और इसके अबव द स्काई है जिससे स्कैटर होकर लाइट यहां तक पहुंचती थी, है ना, सनलाइट इसके नीचे चल रही है, स्काई के नीचे। अब स्काई यहां पर ये सीधी चली गई, कुछ स्कैटरिंग ही नहीं हुई। जब स्कैटरिंग ही नहीं हुई तो यहां कौन सा कलर दिखेगा आपको, बताओ? कोई सा कलर पहुंचेगा क्या स्काई में? नहीं पहुंचेगा ना। तो जब कोई कलर पहुंचेगा तो कोई कुछ ना कलर होने को क्या बोलते हैं? ब्लैक, व्हाइट कलर, ब्लैक, डार्क। तो हमें स्काई कैसा नजर आ रहा होगा? डार्क। कब? जब हमारे अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। सो क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस है, इफ देयर वुड बी नो एटमॉस्फेयर देन व्हाट वुड हैपन? What should be the answer? If there is no atmosphere then no scattering will occur and hence the sky will appear dark or black. That's the reason in during the space, या जब बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं या स्पेस में चले जाते हैं, वहां से स्काई ब्लैक ही नजर आता है, डार्क ही नजर आता है, क्योंकि कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही होती है। ठीक है, ठीक इसी तरह से क्लाउड्स व्हाइट क्यों नजर आते हैं, उसका रीजन ये है कि ये जो बड़े पार्टिकल हैं साइज में, बहुत बड़े डस्ट पार्टिकल वगैरह, है ना, क्लाउड्स क्योंकि काफी नीचे होते हैं तो नीचे में कौन से ज्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं? डस्ट पार्टिकल। अब उसमें क्या हुआ, और सारे के सारे कलर इसके अंदर आ गए। अब ये 7 के 7 कलर एक साथ इसको एब्जॉर्ब कर लीजिए सारी एनर्जी, और 7 कलर्स की एनर्जी को एक साथ रेडिएट किया। तो अब जो जिस डायरेक्शन में, हर रैंडम डायरेक्शन में 7 कलर एक साथ जा रहे हैं, तो 7 कलर्स एक साथ जब भी जाएंगे वो हमेशा व्हाइट लाइट बनाएंगे। तो क्लाउड चारों तरफ से कैसा नजर आ रहा है आपको? व्हाइट। क्योंकि जो वाटर, क्लाउड किससे बनता है? वाटर ड्रॉपलेट से। वाटर ड्रॉपलेट्स की साइज क्या है? रेड से थोड़ी बड़ी है, रेड के बराबर। तो रेड के बराबर है तो इसके अंदर सारे ही कलर एब्जॉर्ब हो गए, 7 कलर एक साथ एब्जॉर्ब होके एक साथ बस्ट हुए, सभी चारों डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में। हर एक डायरेक्शन में 7 कलर्स आपको क्या दे देगा? व्हाइट लाइट। दैट्स व्हाई क्लाउड फॉर्मेशन appears to white. How many of you understood it properly? This is done, है ना, ये चैप्टर समाप्त हो चुका है आपका।